क्या संजय राउत की भारत में दंगे की बड़ी साजिश? संजय राउत बोले, नेपाल जैसी स्थिति किसी भी देश में पैदा हो सकती है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, नेपाल की ऐसी स्थिति भारत के लिए भी घातक हो सकती है। हमारे पड़ोसी देश में इस तरीके की अस्थिरता और अशांति हमारे देश के लिए भी घातक है। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा, विद्रोह के बाद छोड़ी गद्दी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है भारत के पड़ोसी देश नेपाल से, जहां पर छात्रों का लगातार दूसरे दिन भी भारी बवाल जारी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से नेपाल में विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है, जेनजीज जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और अब जिस तरीके से वहां पर फेसबुक, व्हाट्सएप समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिए गए हैं, इस पूरे मामले को लेकर के भारत की राजनीति गर्माने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने काफी ज्यादा विवादित बयान दे दिया है, जिसको लेकर के उनकी घोर आलोचना की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि संजय राउत ने नेपाल में हो रहे विद्रोह का एक वीडियो शेयर किया और यह कहा कि नेपाल टुडे, यह स्थिति किसी भी देश में पैदा हो सकती है, सावधान, भारत माता की जय, वंदे मातरम। साथ ही संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी को भी टैग किया है और इसी के साथ ही बड़ा सवाल यह कि आखिर संजय राउत जो है वो नेपाल में हो रहे विद्रोह की तस्वीरें साझा करके आखिर किसको चेतावनी देना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं, यह कह के कि ऐसी जो स्थिति है वो किसी भी देश में पैदा हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ साल पहले सेम यही कंडीशन जो है वो श्रीलंका में भी देखने को मिली थी, जहां पर भ्रष्टाचार के मामले में श्रीलंकाई सरकार का जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ था और उसके बाद वहां के भी जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और संजय राउत ने वहां की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को लेकर के यही बात कही थी और यह कहा था कि जल्द ही ऐसी स्थिति जो है वो भारत में भी देखने को मिल सकती है। हालांकि भारत की इकोनॉमी जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ रही है और आज भारत की जो इकोनॉमी है वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और 5वें नंबर पर बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर जानी जाती है। तो ऐसे जो लीडर्स हैं वो लगातार इस तरीके की भड़काऊ बयानबाजी करते हैं और कहीं ना कहीं मोदी सरकार की जो खीस है इनके खिलाफ वो देखने को मिलती है। इस बीच कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले को लेकर के टिप्पणी की है, जहां पर कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत का कहना है कि नेपाल की यह स्थिति अपने देश यानी कि भारत के लिए भी घातक हो सकती है। इसी के साथ ही उनका कहना है कि नेपाली जो मिनिस्टर्स हैं वो इस्तीफा तो दे रहे हैं कम से कम नैतिकता के आधार पर, लेकिन अपने देश में तो ऐसे भी मिनिस्टर्स नहीं है जो कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे सके। सुनिए क्या कुछ कांग्रेस के लीडर सुरेंद्र राजपूत ने कहा। वहां पर जिस तरीके से नेपाल में बच्चों के ऊपर नेपाली सरकार ने गोलियां चलवाई और उसमें 16 से ज्यादा बच्चों की ब्रूटल हत्या हुई, पूरा का पूरा नेपाल, पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान स्तब्ध है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। हमारे पड़ोसी देश में इस तरीके की अस्थिरता और अशांति हमारे देश के लिए भी घातक है। जिस तरीके से वहां पर अराजकता हुई, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है या यूट्यूब या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को बैन किए जाने के खिलाफ है या लोकतंत्र पूरी तरीके से वहां पर जमा नहीं है उसके खिलाफ है, ये अपने आप में स्तब्धकारी है और इसमें कहीं ना कहीं जो है बच्चों को शांति से समझाए सरकार। एक चीज तो तय है कि नेपाल के गृह मंत्री में नैतिकता तो है। भारत की सरकार के अगर मंत्री, चाहे जैसे रेल मंत्री, तमाम सैकड़ों दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने कभी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया। कम से कम नेपाल के गृह मंत्री में इस नैतिकता है, उन्होंने नैतिकता का लेते हुए इस्तीफा तो दे दिया। भारत की सरकार के मंत्रियों को कम से कम इस नैतिकता से तो सीखना चाहिए। तो पहले क्यों लगाया नेपाल ने? क्यों 17 बच्चों को मार दिया? इन बच्चों की बलि क्यों ली? इन बच्चों की हत्या की जिम्मेवारी कौन लेगा? कौन से लोग हैं जो इसके पीछे हैं? कौन सी ताकतें हैं जो इसके पीछे हैं? इन सारी चीजों का खुलासा होना चाहिए। मेरी नेपाल की जनता, वो भी हमारे भाई लोग हैं, उनसे अपील है कि शांति और संयम का परिचय दें। हमारे और आपके बच्चे अगर एक बार गए सरकार की गोली से या किसी की भी गोली से, वापस नहीं आएंगे।
नेपाल की सरकार को चाहिए कि ऐसे प्रदर्शनों को संयम के साथ होने दे, बल प्रयोग कम से कम करे, क्योंकि वो बच्चे मांग कर रहे हैं, वो बच्चे अपराधी नहीं है। अपराधियों के खिलाफ बर्बर कार्रवाई करे तो समझ में आती है, लेकिन साधारण से छोटे छोटे 20-20 साल 17-17 साल के बच्चों के साथ जो नेपाल की सरकार ने बर्बर कार्रवाई की है, इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि भारी प्रदर्शन के बीच नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन हटा लिया है। ये फैसला सोमवार देर रात देश भर में युवाओं के नेतृत्व में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद लिया गया। इसके बाद भी युवा नहीं मान रहे हैं। छात्रों के भारी दबाव के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जेनजी प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ हिंसक झड़पें भी देखने को मिली थी, जिसमें कम से कम 19 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि कहा यह जा रहा है कि 300 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। वहीं क्या कुछ नेपाल में हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर के कांग्रेस के नेता उदित राज का कहना है, सुनिए यह बयान। देखिए, यूथ का बहुत बड़ा अटैचमेंट हो गया सोशल मीडिया से। अगर यहाँ भी हो तो ऐसा हो जाएगा। और औसतन 7 घंटे 8 घंटे सोशल मीडिया पर यूथ लगा हुआ, बल्कि ज़्यादा ही लगा हुआ है। एक तरह से उसकी लाइफ लाइन है, खाने के बाद लाइफ लाइन है। लेकिन नेपाल में ऐसी घटना हो तो हमारी चिंता की बात है, क्योंकि हमारा नेबरिंग कंट्री है। अब जहाँ नेबरिंग कंट्री है वहाँ भारत सरकार की नज़र होनी चाहिए। भारत सरकार जैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, भारत सरकार को पता ही नहीं लगा। और नेपाल में उथल पुथल इस समय हो रहा, गृह मंत्री ने भी इस्तीफा दिया, कुछ लोग मरे भी हैं। तो मैं तो यही कामना करूंगा कि जान माल की क्षति नहीं होना चाहिए और उनको प्रॉपरली टैकल करना चाहिए। और संभव हो तो जो सोशल मीडिया एक फ्रीडम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया बैन करने का कोई मतलब नहीं होता, जो मैं समझ पा रहा हूं। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर बैन को लेकर के शुरू हुआ प्रोटेस्ट अब बड़े संवैधानिक संकट में तब्दील हो चुका है। प्रदर्शन के पहले दिन तो सोशल मीडिया मुद्दा बना रहा, लेकिन इस पर से बैन हटने के बाद दूसरे दिन पूरा का पूरा फोकस केपी ओली की सरकार को गिराने पर शिफ्ट हो गया। केपी ओली ने हालात को देखते हुए इस्तीफा दे दिया है। उनसे आर्मी चीफ ने भी इस्तीफे की मांग की थी और नेपाली कांग्रेस ने भी उन्हें यही सलाह दी थी। बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी उनके दफ्तर में घुस गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पीएम ओली ने अपने इस्तीफे वाली चिट्ठी राष्ट्रपति को सौंपी है। देश में लगातार चल रही हिंसा और विद्रोह की वजह से उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। उनके 4 कैबिनेट मंत्री पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि ओली इसके बाद दुबई भी जा सकते हैं। अब जिस तरीके से नेपाल में जोरदार तरीके का जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसकी तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन क्या कुछ वहां पर विरोध करने वाले लोगों का कहना है, एक बार उनका बयान भी सुन लीजिए। A lot of things happen. It's actually so devastating to know, like college dress मा भएको बच्चा, he just wanted a better future, हैन, एउटा करप्सन नभएको देशमा, so we could have a future भनेर, हैन, हाम्रो like +2 पछि सबैजना विदेश गइरहेको छौँ, we just want a good future, right? We just wanted a good future, but he got killed. It wasn't like they weren't trying to like prove a point that stay away भनेर, they just wanted to kill. They literally shot the kid in the head. That's like so devastating. Like I don't know, the police are supposed to be our protector, and they open fire on students, on everyone. We just wanted to prove a point. We don't want corruption. We don't want this. We don't want them to lead our country, and they just killed people. Like life doesn't matter to them. बहुत सारे स्टूडेंट मारा गए। हमारा ये नेपाल में जो अभी कंडीशन है ना, उसके हिसाब से हमें ये केपी ओली हमारा ये देश को ये छोड़ के जाना चाहिए। आपको
आपको बता दें कि सुबह ही सोमवार को 19 प्रदर्शनकारियों की मौत से गुस्साई भीड़ ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निजी आवास फूंक दिए और मंत्रियों को उनके घर में ही बंधक बना डाला, जिसके बाद उन्हें चौपड़ से रेस्क्यू किया गया। पड़ोसी देश नेपाल में सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने से शुरू हुआ विद्रोह की चिंगारी अब पूरे नेपाल में लहक रही है। स्थिति यह है कि नेपाल के तमाम इलाकों में नई पीढ़ी के युवा हाथों में पत्थर और डंडे लेकर के घूम रहे हैं और उन्हें नियंत्रित करने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं और इसी वजह से वहां पर फौज को तैनात कर दिया गया है। उन्होंने संसद भवन में घुसकर इसमें आग लगा दी और बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हाई प्रोफाइल लोगों के घरों में भी तोड़फोड़ की है और इन तमाम उत्पातों की जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। और जिस तरीके की कंडीशन नेपाल में देखने को मिल रही है, इसके बाद अब जो देश में तमाम राजनीतिक विपक्षी दल है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर चुके हैं और उनका यह कहना है कि जो आज कंडीशन भारत के पड़ोसी देश नेपाल में देखने को मिल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि सेम यही कंडीशन जो है वो भारत में ही पनप उठे। क्योंकि आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये जो खुन्नस है वो बार बार विपक्षी दलों में देखने को मिलती है और कोई ऐसा मौका विपक्ष के नेता नहीं छोड़ते हैं जहां पर वो प्रधानमंत्री मोदी या फिर मोदी सरकार को टारगेट कर सके। और अब जिस तरीके से संजय राउत ने यह बयानबाजी की है कि कहीं ऐसा ना हो कि नेपाल जैसी कंडीशन भारत में हो जाए, तो यह बड़ा अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर संजय राउत चाहते क्या हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।